नेक्स्ट चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हो। स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनल, ठीक है। बोर्ड में जब लिखेंगे तो बीच में आएंगे ना, अरे रे रे, हाँ। तो देखो ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन क्या है, पहले तो यही समझ लो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, केवल या तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तीनों में से किसी भी एक एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट होगा या मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है इस ढंग से मूव कर रहा है कि दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं उसके, या तो एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, तब वो टू डायमेंशनल मोशन में होगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट इस ढंग से मूव कर रहा है कि तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, तब वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। तो अभी हमको पढ़ना है कि वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। अब मैकेनिक्स का कुछ शुरू में ट्रेलर दे रखा है कि क्या है ये, क्या क्या इसके ब्रांचेज हैं। जैसे देखो सबसे पहले 3.1 में दिया है, ये यूनिफॉर्म मोशन हेडिंग है इसका 3A का। फिर 3.1 में मैकेनिक्स क्या है बोला है, तो देखो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्थायी अवस्था के बारे में या फिर मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, वो मैकेनिक्स कहलाता है। वही बोला, देख लो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बॉडीज एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर सेवरल प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या बैलेंस में है, बहुत सारे फोर्सेस के एक्सर्शन के कारण, बहुत सारे फोर्सेस के लगने के कारण के बावजूद भी वो बैलेंस में है, तब हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को मैकेनिक्स कहते हैं। इसके दो ब्रांच हैं, एक तो स्टैटिक्स है और दूसरा डायनामिक्स है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो रेस्ट की पोजीशन पे है, इसके बावजूद कि उसमें अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तब वो स्टैटिक्स में आएगा। और किसी फोर्स के लगने के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन में है और उसके बारे में हमको स्टडी करना है, तो वो डायनेमिक्स में आएगा। ठीक है, डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव along एनी डायरेक्शन, ऐसा कह सकते हो। और स्टैटिक्स मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है और उसके बारे में हमको स्टडी करना है, तो स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो वैसे ही दिया है। फिर काइनेमेटिक्स, ये डायनेमिक्स के और दो ब्रांच हैं तुम्हारे बुक में जो दिया उस हिसाब से। काइनेमेटिक्स है और डायनेमिक प्रॉपर है। तो काइनेमेटिक्स किसको कहते हैं, देखो, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द कॉजेज ऑफ मोशन। मतलब इसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है इसके बारे में हमको विचार नहीं करना है, केवल उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है। मतलब ज्योमेट्रिकली वो किस ढंग से मूव कर रहा है। जैसे अपन ज्योमेट्रिकल का क्या मतलब है, देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं। इनिशियल कंडीशन पे वो x1 y1 z1 में था। x1 y1 z1 क्या है जानते हो? नहीं जानते, तो कैसे करें? 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D तो पढ़े होगे x y वाला। यस सर। तो इसमें एक तो z और जोड़ दो तो 3D हो जाता है, x1 y1 z1। हाँ, अरे देखो, जैसे मैं अब तुमको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ इस प्लेन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो वो 2D होगा। उसका कोऑर्डिनेट हम x y के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब यदि वो ऐसा मूव कर रहा है कि इस डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो 3D हो जाएगा। उसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो स्पेस में किसी पॉइंट का पोजीशन निर्धारित करने के लिए हम जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं उसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, 3D। ठीक है, तो मैं 3D में बताया था तुमको। 2D में क्या है, जैसे अब 2 डायमेंशनल कब होगा जानते हो? जब इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो देखो केवल इस डायरेक्शन में मूव करेगा
तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होंगे। यदि उसको x मानते हैं तो x में चेंजेस आएगा, यदि उसको y मानते हैं तो केवल y में चेंजेस आएगा। यदि ये x है और इसमें मूव कर रहा है तो x डायरेक्शन में कुछ चेंज आ रहा है, और इधर से केवल इधर मूव कर रहा है तो केवल y डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है, और ऐसे मूव कर रहा है तो दोनों चेंज हो रहे हैं। समझ गए ना? तो यदि इस प्लेन में ऐसा तिरछा मूव कर रहा है तो 2 डायमेंशन हो जाएगा उसका, क्योंकि x और y दोनों बदल रहे हैं। ठीक, अब यदि वो ऐसा ऊपर की ओर भी जा रहा है तो इसमें भी बदलाव आ रहा है, इसमें भी बदलाव आ रहा है, और ऊपर की ओर भी जा रहा है। तीन बात यहाँ, 3 डायरेक्शन में एक साथ चेंजेस आ रहे हैं, तो 3D मोशन हो गया। तो उसी को मैं अपने ढंग से, ये 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ना है तो 1 डायमेंशनल क्या होता है ये बताया, तो साथ साथ ये भी बता दिया कि 2D और 3D क्या होता है। तो सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्रेस द 1 डायमेंशनल मोशन, यदि हम उसको ज्योमेट्रिकली शो करते हैं, ज्योमेट्रिकली मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में, तो केवल एक ही 3D मान लो है, किसी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट x y z है, हाँ इस ढंग से मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की, या तो केवल x बदल रहा है, या केवल y बदल रहा है, या केवल z बदल रहा है, तब हम कहते हैं कि वो 1 डायमेंशनल मोशन में है। ठीक, अब 3 में से कोई 2 बदल रहा है एक साथ, तब हम कहते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन में है, और तीनों के तीनों एक साथ चेंज हो रहा है, तब हम कहते हैं कि ये 3D मोशन में है। समझ में है? 1D 2D 3D क्या है? तो अभी हमको पढ़ना है लीनियर मोशन मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में। तो ये काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं अपन, केवल उसके पोजीशन के हिसाब से उसमें स्टडी करते हैं, वो पोजीशन क्यों बदल रहा है इस बात पे हम ध्यान नहीं देते काइनेमेटिक्स में। ठीक है, और दूसरा है डायनेमिक प्रॉपर। डायनेमिक प्रॉपर इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद द कॉजेज ऑफ मोशन आर आल्सो स्टडीड। मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ वो किस कारण मूव कर रहा है इस बात पे भी विचार किया जाता है, तो उसको हम पढ़ते हैं डायनेमिक प्रॉपर में। ये तीनों 1 डायमेंशनल मोशन है। हाँ, ये सब 1 डायमेंशन के हैं। ठीक है, अब रेस्ट और मोशन में किसको कहेंगे, देखो अब इसको भी बताना पड़ रहा है मेरे को कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन में कोई बदलाव नहीं कर रहा है तो रेस्ट है। हाँ, और जो टाइम के रेस्पेक्ट में कभी इधर कभी उधर ऐसा दिख रहा है तो वो हाँ मोशन में है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं क्या बताऊं, ऐसा कर दिए तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, बहुत छोटा सा पॉइंट के रूप में। हाँ, अब टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं ये बता रहा है ये। मैं लूज मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। तो क्या कर रहा है रे? मेरा वीडियो बहुत देर हो गया, मैंने वो फेंक के मार दूंगा मोबाइल में। लाइव स्ट्रीम कर। हाँ देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर अ बॉडी कैन मेनली बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज्ड कर दिया गया, मतलब डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी तो शब्द से स्पष्ट है, वो ट्रांसलेट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये बोला है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इज मूविंग इन सच ए वे दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव सिमल्टेनियसली। देखो, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट एक ठो कण, एक ही कण नहीं है, वो बहुत सारे मालिक्यूल से मिलके बना है। अब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब उसके सारे मालिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तब हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ये बोला एलॉन्ग, ये बोला है मूव सिमल्टेनियसली एलॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट लाइन एंड ऑल द पार्टिकल शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल गिवन टाइम इंटरवल। मतलब उस ऑब्जेक्ट के सभी मॉलिक्यूल जो हैं इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। ये इसलिए बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट में ना बहुत सारे एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और यदि वो रिजिड नहीं है तो मॉलिक्यूल आपस में भी इधर उधर शिफ्ट होने लगेंगे, तो उस कंडीशन में वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में तब कहेंगे जब वो रिजिड बॉडी हो
और उस वो बॉडी जब मूव कर रहा है तो उस बॉडी के सारे मॉलिक्यूल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें सेम टाइम इंटरवल में, तब वो ट्रांसलेटरी मोशन है। हाँ है, हाँ वैसे ऐसे भी करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सीधा ऐसा करेगा तो ठीक है। ऐसा ऐसा भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो 2-3 ठो मोशन आ गया है उसमें। हाँ, अब दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव तभी करेगा, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, बार बार आएगा ये आगे। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे, एक निश्चित सर्कुलर ट्रैक पे मतलब रेडियस फिक्स रखते हुए कब मूव करेगा? जब उसकी स्पीड सेम हो। वेलोसिटी तो अलग हो सकती है लेकिन स्पीड सेम होनी चाहिए। घड़ी का कांटा? हाँ, घड़ी के कांटा का नोक। क्यों? देखो वेलोसिटी क्यों अलग होता है, स्पीड क्यों सेम होता है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पार्टिकल जैसे जैसे ऐसा करते जा रहा है तो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन पर सेकंड कवर डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए स्पीड सेम। तो कोई ऑब्जेक्ट केवल सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस कांस्टेंट है तभी मूव करेगा जब उसका स्पीड कांस्टेंट हो, भले ही वेलोसिटी लगातार बदल रहा हो। अर्थ जो जैसे सन के अराउंड घूमता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी सर्कुलर मोशन? पीरियोडिक मोशन कहेंगे उसको। वो आ रहा है, हाँ इलिप्टिकल शेप में रहता है, उसका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है। अब रोटेशनल मोशन थर्ड है, ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। जैसे एक बाल्टी को या किसी कंकड़ पत्थर को धागे से बांध दो, ऐसे ऐसे घुमाओ, गोल गोल घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन है। बाल्टी को तो हाथ टूट जाएगा, ज़्यादा वजन रहेगा तो। ये बोला है देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन सच ए वे दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव सिमल्टेनियसली along द concentric circle whose center lies on the line called axis of rotation। ये ऐसा देख लो, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को इसको घुसा देंगे किसी में, अब इसके रेस्पेक्ट में से गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है ना, तो रोटेशनल मोशन होगा। उसमें क्या है देखो, हाँ उसमें सोचने वाली बात क्या है, जैसे जैसे इस एक्सिस से जिसके रेस्पेक्ट में वो घूम रहा है उसके पार्टिकल, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल इस एक्सिस से जितना दूर होता जाएगा उसका स्पीड उतना ही बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि रेडियस बदल रहा है। भाई बहुत सारे मालिक्यूल से मिलकर बना है ऑब्जेक्ट, कोई मालिक, हाँ कोई तभी चेंज नहीं होगा जब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम हो। हाँ मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसमें एक मालिक्यूल यहाँ है ऑब्जेक्ट का, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसके लिए तो सेम है स्पीड। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसका मालिक्यूल यहाँ है, ये भी घूम रहा है, तो इसका रेडियस बदल गया तो उसकी स्पीड से दूसरी होगी, भले पूरे ट्रैक के लिए एक ही होगी लेकिन इससे दूसरी होगी। यहाँ पे है वो इन दोनों से डिफरेंट होगा, भले इस पूरे ट्रैक के लिए सेम होगा लेकिन इन दोनों से, जैसे हम लोग सोलर सिस्टम में अर्थ को 365 डेज लगते हैं लेकिन पूरा एक साल कंप्लीट करने में, और जुपिटर को लगता है 712 डेज लगते हैं। हाँ क्योंकि उसका सन सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है। हाँ यह वास्तव में एक फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, V इक्वल R ओमेगा होता है। यहाँ पे जो मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और R रेडियस है। देखो कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर सकता है तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया। V लीनियर स्पीड होता है, लीनियर स्पीड V इक्वल R ओमेगा होता है। यदि ओमेगा कांस्टेंट है मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो उसका लीनियर वेलोसिटी केवल उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। V इक्वल R बोले तो वेलोसिटी इक्वल रेडियस, V हाँ स्पीड, लीनियर वेलोसिटी V, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये उसका मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सिस से डिस्टेंस है, और ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से तुम घुमा रहे हो तो सभी ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा मगर लीनियर वेलोसिटी R पे डिपेंड करेगा। R कम तो लीनियर वेलोसिटी कम, R ज़्यादा तो लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा। एक फार्मूला से हम शो कर सकते हैं। अब वो फार्मूला कैसे आएगा हम डेराइव करेंगे आगे। अब एक आ गया फोर्थ ऑस्लेटरी मोशन, ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहा है दो फिक्स पॉइंट के बीच में या फिर एक निश्चित
ट्रैक पे गोल गोल घूम रहा है, तो उसको ऑस्लेटरी नहीं, ऑस्लेटरी तो ऐसा ऐसा वाइब्रेट करता है, उसको कहते हैं हाँ। और पीरियड, उसको पीरियोडिक भी कह सकते हैं, गोल गोल घूम रहा है उसको। हमारा अर्थ का पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक पाथ बस पाथ सेम रहता है, नहीं, जो जैसे इलेक्ट्रिकल उसमें रेडियस जो मतलब रेल वो तो बदलते रहता है ना, एक्सिस। हाँ उसको भी पीरियोडिक बोली। हाँ, उसको एक निश्चित उसका वे हमेशा फिक्स हो तो पीरियोडिक है, एक ही इलिप्स में ही घूमता है, और एक सेम रेडियस हो तो वो सर्कुलर होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे, उस फ्रेम को कहेंगे जिसमें हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे अभी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पहले ही बता दिया, कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। एक्स वाई जेड तीनों बदल रहे हैं तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। और केवल एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो तो 1 डायमेंशनल मोशन उसका तो होता ही, केवल एक ही एक्सिस में चेंज होगा उसमें। और इन सभी के और अलग अलग पार्ट भी हैं। हाँ, अभी जितना दिया उतना ही जानते हैं हम, नहीं दिया शायद इससे आगे तुम्हारे में। देखो इसमें बोला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हारे बुक के लैंग्वेज में, द बॉडी रिलेटिव टू विच द स्टेट ऑफ मोशन आर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिचुएटेड इज कॉल्ड रेफरेंस बॉडी। माने कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है या रेस्ट की पोजीशन पे है तो उसके मूवमेंट के बारे में या उसके रेस्ट के बारे में जिस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम उसको शो कर रहे हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। किसके रेफरेंस में उसके पोजीशन को निर्धारित कर रहे हैं। एक ठो ना बेशरम का गोजी रखना पड़ेगा मेरे को, सबसे पहले इनका हमारा पैंट शर्ट। अच्छा लंबा वाला, यहीं से तड़ से दे दे जो इधर उधर कर रहे हो। ऊपर लगा के रखा आपकी बार तो ना मैं तुम ही लोग से बोर्ड में हल करवाऊंगा, नहीं हल कर पा रहे तो नहीं हल कर सके तो तड़ा हाथ ही हाथ को दूंगा ज़्यादा में। तो ऐसा सिचुएशन मत आए, ऐसा तैयारी करो। मैं तो सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूँ टाइप तुम लोग फूल पान पकड़ के बैठ जाते हो और ठीक वैसे ही बिहेव करते हो जैसे कि भागवत सुनने वाले लोग करते हैं। भागवत में पीछे हाओ हाओ वैसा करते बैठे रहते हैं, वैसे ही तुम लोग कर रहे हो। और बुक लेकिन पब्लिश ही नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, दिमाग खराब है। अरे तो अभी तुम्हारे स्कूल के किसी लास्ट ईयर के स्टूडेंट से 2-4-3 महीना दिन के लिए दे दिए रहो, बोलो सर कोई किसी के पास भी नहीं है वो। तो खा गए इतना जल्दी से, बोलो या सर किसी को दे दिया हो और भेज दिए कहीं दो। अरे इतना भी मांगे, यही तो दिक्कत। कितना ही मिल गया होगा सर रुपये को 50 दिए होंगे आप रेट में। इस बुक का तो मिल गया होगा, आपके बुक जी, में ये वाली- कुछ नहीं मिलेगा। 100 रुपये में क्या है। क्या बात करता है, मेरे को कोई रिमाइंडर दे कोई एग्जाम हो गया था टोटल काफी तो पता नहीं चला। कोई चेक नहीं करते। फोन भी देखा था कितना। ठीक। अब तुम लोग का बकबक खत्म हो गया होगा तो इधर ध्यान दो। कुछ नहीं हो, ऐसे ही लिखा अपना से लिखा। हाँ बस, अब बस माने बस। इधर देखो अब 3.6 मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, इसको तो मैं पहले ही बता दिया तो छोड़ दो। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ से शुरू हो रहा है वास्तव में चैप्टर। कितना पेज हुआ? ऐसे ऐसे दे दे के पढ़ाए रहे हैं। हाँ देखो, ये प्लेन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या डेफिनेशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम along a straight line then we say that the object is in motion in straight line। हाँ ध्यान से सुनो, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन पे किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर एक निश्चित लाइन की डायरेक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन बदल रहा है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है। इसमें घूम के बता दीजिए तो काम है। अच्छा, वो भी नहीं करता। टॉप पैरा के ऊपर में जो रहता है करता है काम की चीज़ को कहीं पे एक लाइन में दिया रहता है वो।
हाँ वो समझाने की कोशिश बहुत करता है, इतना कोशिश करता है कि तुम कंफ्यूज आ जाओगे। ये ना किसी ये स्टार्टिंग में ही है, लेकिन समझाया है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं दिया है। बाकी वही तो उसमें कुछ सीधा सीधा सुनो ना, तो एकदम इजी तो है। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में समय के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन बदल रहा है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है, मतलब किसी एक निश्चित लाइन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में उसका डेरिवेशन आएगा तो हम सब बोर्ड में बताएंगे। हाँ, कुछ और डेफिनेशन अपन क्या करते हैं, देखो ये अपन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये ओरिजिन है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये इस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में वाई नेगेटिव होगा। और ये जो कि ऐसा अपर डायरेक्शन में है, ऐसे ऊपर की ओर जब लेंगे तो पॉजिटिव और उसके ठीक नीचे की ओर लेंगे तो नेगेटिव। जैसे यही है, ये एक्स मान लो अपन ऐसा लेते हैं, उधर ये ओरिजिन है, इधर और लंबा उधर निकाल देते तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको और आगे बढ़ा दे उधर तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और ऊपर अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस प्लेन के नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। हाँ, तो ये अब किसी भी पॉइंट का अपन पोजीशन इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे 3D में मूव कर, स्पेस में मूव कर रहा है तो अपन कहते हैं इनिशियली सपोज वो x1 y1 z1 पे है, आफ्टर टाइम चेंज इट्स पोजीशन एंड बिकम्स x2 y2 z2। तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तब, ठीक है, तीनों x y z सब बदल रहे हैं तब की बात है। तो ये जो है किसी रेफरेंस हम लेते हैं और उसमें एक ओरिजिन तय करते हैं, उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन हम निर्धारित करते हैं। एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब उसका यूनिट देखो, इसके लिए शो करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक तो ओरिजिन जिसके रेस्पेक्ट में हम उसको डिटरमाइन करते हैं, और यूनिट कि हम मीटर में ले रहे हैं कि सेंटीमीटर में ले रहे हैं कि फुट में ले रहे हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितना मीटर कितना सेंटीमीटर हो, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी यही बता रहा है पहले तो तुम्हारे बुक में। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये दोनों के बारे में समझाने के लिए देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। ध्यान से, अब यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट शुरू हो रहा है, इसी से बेस्ड है सब आगे का। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, हम डिस्प्लेसमेंट में उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को भर ध्यान देते हैं। मान लो पहले यहाँ था P, आफ्टर टाइम T ये यहाँ पहुँच गया Q पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा PQ। चाहे तुम कैसे भी जाओ, सीधा जाओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट PQ होगा, ऐसे जाओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट PQ होगा, ऐसे जाओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट PQ होगा, इधर उधर सुकली पेड़री नवापारा कहीं से जाओ यहाँ पहुँचोगे तो डिस्प्लेसमेंट PQ ही होगा। मान लीजिए कि वो पूरा घूम के वापस पी पे आता है। हाँ, नहीं वहीं P से शुरू करके P पे आएगा तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक निश्चित लाइन के डायरेक्शन में होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब डिस्टेंस वाला वर्ड आएगा तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक निश्चित डायरेक्शन में ही हम मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल और इनिशियल पॉइंट से हमको मतलब होता है, और डिस्टेंस मतलब किस वे से हम जा रहे हैं और उस वे का डिस्टेंस कितना है, टोटल कवर डिस्टेंस कितना हम लेंथ में मूव कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उसमें। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो सर्कल में ऐसा हम घूम रहे हैं, ऐसा यहाँ से शुरू किए, यहाँ से, और घूमते 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 यहाँ पहुँच गए मान लो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके डायमीटर के बराबर होगा, ये इतना ही, ठीक है ना। जबकि डिस्टेंस पाई आर होगा, हाफ सर्कल। और मान लो घूम के हम घूम फिर के यहीं आ गए फिर ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और
डिस्टेंस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होगा पेरीमीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ही अंतर है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है मगर डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, याद रखना। अब चलोगे ही नहीं तो बात अलग है। अब खड़े हो जाओगे एक जगह और डिस्टेंस नापो कहोगे तो गलत बात है ना। यदि तुम उसमें डिस्टेंस बढ़ेगा ना घटेगा, हाँ तो इक्वल ही रहेगा। और यहाँ आने का डिस्टेंस मतलब 0 बोला जा सकता है। सेम रास्ते सेम रास्ते जाते डिस्प्लेसमेंट का एक निश्चित डायरेक्शन होता है और इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस जो है किसी भी डायरेक्शन में हो, हम टोटल कवर डिस्टेंस को लेते हैं, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक। अब दिया स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या होता है, ये स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। यह स्पीड होता है, कवर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। अभी जैसे एग्जांपल लिए थे वही सर्कल वाला, अरे ये सर्कल लिए हम यहाँ से शुरू किए देखो, और घूम के पूरा यहाँ पहुँच गया। मान लो हमको इसमें लगा t समय लगा, तो डी स्पीड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी होगा। कवर डिस्टेंस ये है, टाइम टेकन t है। अब वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। यहीं पे देखो, यहाँ पे घूम के हम यहाँ आ गए, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा पाई आर नहीं 2 आर अपॉन टी। क्यों जानते हो, इनिशियल से यहाँ तक ये डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा नापते हैं तो 2 आर होगा वो तो 2 आर अपॉन टी होगा वेलोसिटी, ठीक है। जबकि स्पीड हो जाएगा पाई आर अपॉन टी। अब मान लो घूम के ये यहाँ आ गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मगर वेलोसिटी v वाला जो रहता है वो इनिशियल वेलोसिटी, ये लास्ट वेलोसिटी रहता है ना v का, और u का इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, तो इनिशियल पॉइंट पे घूम फिर के आ गया तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे 0 हो लास्ट जाएगी। वेलोसिटी हाँ, लेकिन उसका स्पीड 2 पाई आर अपॉन जो भी समय लगेगा t लगेगा तो 2 पाई आर अपॉन टी होगा। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। अब लगभग समझ आ रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, ध्यान से सुनते जाना इसको। यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहोगे, when an object move in such a way that the covered distance by the object in equal time interval will be equal। जब कोई ऑब्जेक्ट इस ढंग से मूव करता है कि निश्चित टाइम इंटरवल में उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस सेम हो, माने पहले सेकंड में मान लो 10 सेंटीमीटर चलता है, दूसरे सेकंड में फिर 10 सेंटीमीटर चलता है, तीसरे सेकंड में फिर 10 सेंटीमीटर चलता है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इक्वल टाइम इंटरवल में कवर डिस्टेंस इक्वल हो तो यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब डिस्टेंस भी सेम होगा और स्पीड भी सेम। टाइम एक निश्चित समय, कांटा भी तो वैसे ही चलता है। वो लीनियर नहीं है ना, वो सर्कुलर है। वो सर्कुलर में जब उसका एग्जांपल देना, तो लीनियर में स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट में चले वो, माने इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो जो वेलोसिटी है वो जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कह दोगे तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी कह दोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल उसका मतलब एक डायरेक्शन के साथ, टाइम इंटरवल सेम है तो उस टाइम इंटरवल सेम एक निश्चित डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, और डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो केवल डिस्टेंस सेम होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक। यह क्या दिया है तुम्हारे बुक के हिसाब से भी बड़बड़ा देता हूँ तुमको, कुछ टेस्टी लग जाए तो। When an object travel equal distance in the equal interval of time,
देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, वेरिएबल स्पीड, अब ठीक इसका उल्टा, टाइम इंटरवल तो सेम हो लेकिन कवर डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो। टाइम इंटरवल सेम हो, पहले सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरे में 12 मीटर चला, तीसरे में 6 मीटर आ गया, माने वेरिएट कर रहा है डिस्टेंस जो है। टाइम इंटरवल सेम है मगर उसमें कवर डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है। स्पीड आगे पीछे हो, स्पीड, हाँ एक्सेलरेशन या हाँ, तो उसको अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं या वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को समझना, मान लो तुम बिलासपुर जा रहे हो, यहाँ से अकलतरा गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अकलतरा से मुलमुला चल दिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मुलमुला से बिलासपुर चल दिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 3 अलग अलग स्पीड से गए हो तुम, तो तुमको ऐसा स्पीड निकालना है कि तुम जहाँ से शुरू किए हो वहाँ से उसी स्पीड से जाओ, तो समय उतना ही लगना चाहिए जितना समय में तुम अलग अलग स्पीड में वहाँ पहुँचे हो। एवरेज, हाँ, तो उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। मतलब जैसे हमको 60, 80 और 40 इन तीनों में जितना टाइम लगा है उतने का, इन तीनों का उसको जैसे 1 घंटा लगा तीनों का में, तो उन लोगों में एक ही स्पीड लगा के 1 घंटे में उतने को पार। हाँ, तो जिस स्पीड से तुम जाओगे तो वो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है कवर टोटल डिस्टेंस अपॉन कवर टोटल टेकन टाइम। कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय को तुम डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाता है। यह तब है जब उसमें हम कैलकुलेशन पॉसिबल है। यदि हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन लिमिटिंग कंडीशन इज आल्सो सो इट्स एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ, हाँ आएगा तो करेंगे। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी दिया है एक ठो, क्षणिक इंस्टेंटेनियस। हाँ, वो क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टाइम में क्या स्पीड या क्या वेलोसिटी होगा उसको शो करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। वो वास्तव में रेट ऑफ डिफ्रेंशिएशन करके, जैसे तुमको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन दे दिया है, मान लो x इक्वल t² प्लस 2t, ऐसा कोई रिलेशन दे दिया है, और किसी स्पेसिफिक टाइम t बराबर 10 में तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो बोलता है, तो क्या करोगे, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे 2t प्लस 2, और यहाँ t की जगह 10 रख देना, तो जो आएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। हाँ, t है वो, ये नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो ये हो गया। अब इतना जो बताया मैं वो थोड़ा बहुत घुसा कि सब रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ गया। अब मैं डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड का डिफरेंट कंडीशन में उसका फार्मूला क्या होगा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको छोड़ दे तू। हाँ, इससे क्या दुश्मनी है तेरा, काहे दबाता है, दबा देता है वायर को बेचारा। ऐसे दबाते दबाते सीधा बैठ गया। हां, मैं बताऊंगा। तू ये वीडियो को चला के रखो क्या? वो सिग्नलाइजेशन आपका भी फोन निकालना। बैटरी टेस्ट में मालूम नहीं क्या करना। ठीक। हाँ, पहला फार्मूला है, देखो मान लो V1 स्पीड से, ये भी गए हो गया, वो भी बोल रहा है हो गया। V1 स्पीड से D1 डिस्टेंस कवर करता है, V2 स्पीड नहीं दिख रहा है, मेरे मोबाइल के आँख में। हाँ देखो, ये लिखो V1 स्पीड से D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पीड से D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है,
v3 स्पीड से d3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इन तीनों के बीच प्लस होगा कि इनटू होगा? अरे वही तो बताने जा रहा हूँ मैं। एवरेज स्पीड क्या आता है देखो, टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। यस सर। ठीक है, अब डिस्टेंस, टोटल कवर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो है टोटल कवर डिस्टेंस, मान लो ये x1 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस, ये x2 डिस्टेंस कवर करता है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। मगर x1 इक्वल इज वेलोसिटी इंटू वो आएगा, डिस्टेंस होगा। अरे भाई v1 इक्वल क्या है, मान लो टाइम t1 है, इसमें टाइम t1 है, इसमें टाइम t2 है, इसमें टाइम t3 है। ठीक, यस सर। अब v इक्वल d1 अपान v1 इक्वल d1 अपान t1 होगा कि नहीं? तो t1 इक्वल निकालना चाहोगे तो d1 अपान v1 आएगा। तो आपको हमको क्या निकालना, टोटल कवर डिस्टेंस x1 प्लस x2 प्लस सॉरी d1 प्लस d2 प्लस d3। अब यहाँ पे हमको समय दिया है, लेकिन समय को हम नॉन क्वांटिटी के टर्म में निकालना है हमको। तो ये t1 इक्वल क्या हो जाएगा, d1 अपान v1। अब ऐसी d2 अपान v2 प्लस d3 अपान v3। यदि टाइम नहीं दिया है तब टाइम में t1 t2 का वैल्यू निकालना रहेगा तो नहीं, तो फिर अगर डिस्टेंस निकालना रहेगा तो जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के प्लेस में आ जाएगा। हाँ, एवरेज स्पीड इस फार्मूला से मिल जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है, देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से u और v से कवर कर रहा है, तब वहाँ क्या आएगा समझा देते हैं उसको भी। एक फार्मूला बन जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक कैसे बनाता है ये भी सीख लो इसी में। यस सर। मान लो पहले x डिस्टेंस को वो u स्पीड से कवर कर रहा है, हाँ, और उतना ही डिस्टेंस फिर ये x डिस्टेंस है उसको v स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, यस सर। अब पहले डिस्टेंस को u स्पीड से, दूसरे बार में उसी डिस्टेंस को v स्पीड से। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड मान लो अपन ले लेते हैं, अरे पेन तो नीला पेन निकालो, किधर गया? एवरेज स्पीड को मान लो अपन ले लेते हैं v1। तो v1 क्या होगा, देखो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस x मतलब 2x अपान टाइम। इसमें कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालोगे? x अपान u, ठीक है, प्लस x अपान v। ठीक है, अब देखो ये x कॉमन निकल के इस x से कैंसल आउट हो जाएगा। यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2uv अपान u प्लस v। सर v। अब ये फार्मूला बन गया। यदि हमको दो स्पीड दिया है, डिस्टेंस सेम दिया है और एवरेज स्पीड निकालना है, तो u और v की जगह में वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। मान लो 3 स्पीड दिया है और डिस्टेंस तीनों का सेम दिया है, तो क्या फार्मूला होगा, इसी को जनरलाइज कर दो, देखो ऐसा हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे 3uv अपान uv प्लस vw प्लस uw। उसी को जनरलाइज कर सकते हो तुम, अब कितनों के लिए ले सकते हो। ये कब के लिए है, जब डिस्टेंस सेम हो। सर वो डिस्टेंस बढ़ने के बाद मतलब ये वाला नीचे वाला हम लोग वो करेंगे डिस्टेंस, हाँ मतलब कहने का मतलब डिस्टेंस हर बार उतना ही है, स्पीड अलग अलग है, तब ये फार्मूला है। ये ना अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अर्थमेटिक मीन पढ़े हो, ज्योमेट्रिक मीन तो पढ़े हो अर्थ में है ना, ये सारी हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन पढ़े हो क्या? ना सर वो नहीं पढ़े। 3 ठो होता है, एक तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो, तो एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। यस अब हार्मोनिक कैसे करते हैं जब आएगा तब बताएंगे थोड़ा। यस सर। अब यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन,
अलग अलग स्पीड से, सेम स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब क्या करोगे? ये मान लो x1 है, ये x2 है, और स्पीड दोनों जगह u है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? उसका डिस्टेंस हाँ, टोटल डिस्टेंस तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 हो जाएगा, और टाइम हमको निकालना है। तो स्पीड इक्वल क्या होता है? u इक्वल होता है x1 अपान t1। तो t1 हो जाएगा, क्या होगा? t1 x1 अपान u, x1 अपान u, और इसमें x2 अपान u, क्योंकि u दोनों में सेम है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये 1 अपान u तो कॉमन निकल जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 1 अपान u, x1 प्लस x2 क्या हुआ? कैंसल, बराबर क्या आया? u। क्या सीखे इससे तुम? ऐसा तुमको क्वेश्चन देगा तो तुमको सिर्फ घुमाने के लिए देगा, वो खुद ही बोल रहा है कि स्पीड u ही है। तो आंसर ही बताना है। और कंडीशन आएगा तो अब कितना टाइम हो रहा है देखो तो, 10-20 बस करें, ज़्यादा में तुम कंफ्यूज आ जाओगे। हाँ, 7 मिनट। हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? 10:30 तब मैं आधा घंटा वो बताऊँगा तो 11 नहीं बज जाएगा। मिनट। अच्छा।